बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सो कॉल्ड फार्मासिस्ट के लातादाद एक्टिव अकाउंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका डॉक्टर्स से क्या बैर है, लेकिन इनमें से अक्सर की कहानी शुरू होती है डॉक्टरों को बैश करने से कि जी डॉक्टर्स तो ऐसे हैं वैसे हैं, दवासाज कंपनियों से पैसे खाते हैं, उनके पैसों से घरों में एसी लगवाते हैं, टूर्स पर जाते हैं, मरीजों को महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं। यूं ये लोगों की सिंपैथीज गेन करते हैं और जब इनकी एक फॉलोइंग बन जाती है तो फिर ये अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं और सस्ती दवाई के नाम पर आपको मुख्तलिफ मेडिसिन परचेज करने का कहते हैं और दावा करते हैं कि ये आपको मार्केट से कई गुना सस्ती दवाई फराहम कर रहे हैं। तो क्या इनका ये दावा दुरुस्त है और किस खाते में ये आपको इतनी सस्ती दवा दे पाते हैं और सस्ती और महंगी दवा में बेसिकली फर्क क्या है और ये फर्क एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसके अलावा और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दवाइयाँ मेनली दो किस्म की होती हैं, एक ब्रांडेड और दूसरी जेनेरिक। और एज वी ऑल नो कि ब्रांडेड चीजें हमेशा महंगी होती हैं, तो यहाँ भी ये ब्रांडेड दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इनमें सबसे अहम चीज तो ये है कि ब्रांडेड दवाइयाँ न्यूअर मेडिसिन होती हैं, नई इन्वेंशन होती हैं, जो अक्सर ऐसी बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं जिनका इलाज करना जरा मुश्किल होता है। अब एक नई दवा बनाने में बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है और इस प्रोसेस के कई सारे स्टेप्स या फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो उस एक खास बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड्स की खोज की जाती है, उनकी डिस्कवरी होती है। फिर इनमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कंपाउंड या दवा को जानवरों जैसे चूहे या बंदरों पर टेस्ट किया जाता है। इसे प्री क्लिनिकल रिसर्च या ट्रायल्स कहा जाता है। डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 से 6 साल तक लग सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जिनमें इस दवा को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, जिसमें पहले इसे चंद हजार लोगों पर टेस्ट किया जाता है और जब इनमें इस दवा की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस साबित हो जाती है तो फिर इसे लाखों की तादाद में लोगों पर टेस्ट किया जाता है। इस सारे अमल में तकरीबन 6 साल का अरसा लगता है और इसके बाद आता है सबसे मुश्किल मरहला, FDA अप्रूवल। ये कितना मुश्किल है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 10 में से सिर्फ एक दवाई अप्रूव होती है और बाकी की 9 मेडिसिन रिजेक्ट कर दी जाती हैं। इस फेज में FDA कंपनीज का प्रोवाइड किया हुआ डेटा रिव्यू करती है, उसे एनालाइज करती है और फिर इस दवाई को मार्केट में बेचने का अप्रूवल दिया जाता है। इस अप्रूवल प्रोसेस में तकरीबन 2 साल का अरसा लगता है और अप्रूवल के बाद भी FDA हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाती, बल्कि ताहयात इस दवा की सेफ्टी को मॉनिटर किया जाता है और जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उस दवा को फौरन मार्केट से हटा दिया जाता है। यूं डिस्कवरी से लेकर FDA अप्रूवल तक एक दवा बनाने में 10 से 12 साल लगते हैं और WHO की 2022 की एक स्टडी के मुताबिक एक नई दवा बनाने में 40 मिलियन से 4 बिलियन डॉलर तक खर्च होते हैं। और FDA अप्रूवल के बाद आती है दवासाज कंपनियों की सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी, द मार्केटिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में दवासाज कंपनियों ने 84 बिलियन डॉलर्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए और 2025 तक ये फिगर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2023 में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने बजट का 14% एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया, जिससे ये इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग में दूसरे नंबर पर आ गई है। एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनीज किसी मीडियम को नहीं छोड़ती, टीवी, अखबारात, मैगजीन्स और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और बदकिस्मती से इसी एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी में शामिल हो जाते हैं हमारे कुछ डॉक्टर्स, जिनके पास ये कंपनीज अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या मेडिकल रेप्स भेजती हैं, जो डॉक्टर्स को इस नई दवा के फवायद बताते हैं और इनसे डील करते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी की दवा लिखेंगे तो बदले में आपको कमीशन दिया जाएगा और गिफ्ट्स भी मिलेंगे। इस डील के बाद मेडिकल रेप्स अपनी कंपनी की दवाइयाँ इस डॉक्टर के क्लिनिक के पास वाले मेडिकल स्टोर में रखवा देते हैं और डॉक्टर भी वही दवा लिखना शुरू कर देता है। और मेनली यही वजह होती है कि वो दवा क्लिनिक के आसपास के स्टोर पर ही मिलती है, क्योंकि अक्सर केसेस में ये दवा नहीं होती है, इसलिए जनरली तमाम स्टोर्स पर नहीं मिलती। वेल, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एज वी ऑल नो एवरी सोसाइटी हैज अ ब्लैक शीप। अब जेनेरिक दवा को डिस्कस करने से पहले एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है और वो है पेटेंट। जब एक दवासाज कंपनी कोई नई दवा बनाती है तो उसे पेटेंट करवा लेती है। पेटेंट आप समझ लें कि एक किस्म का लाइसेंस है जो उस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बेच सकती है अपने ब्रांड नेम के अंडर। इस पेटेंट की एक मियाद होती है जो पाकिस्तान में 20 साल है। 20 साल के बाद ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। इसके एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंपनीज भी उस दवा को बनाकर बेच सकती हैं और जब ऐसा होता है तो तब उस मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से 85% ज्यादा सस्ती होती है। यानी अगर ब्रांडेड मेडिसिन आपको 100 रुपए की मिलती है तो वहीं जेनेरिक मेडिसिन 15 रुपए में अवेलेबल होगी। और चूंकि जेनेरिक
जेनेरिक मेडिसिन ओरिजिनल ब्रांड की केमिकल कॉपी होती हैं, तो इसमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और ये उतनी ही सेफ और इफेक्टिव होती है जितनी की ब्रांडेड मेडिसिन। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर वाकई ऐसा है कि ब्रांडेड और जेनेरिक एक जैसी होती हैं, तो कंपनीज को ये पेटेंट क्यों दिया जाता है जिससे वो अपनी मनमानी कीमत पर महंगी दवा बेच सकें? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसा कि हमने अभी देखा कि नई दवा बनाने में सालों का अरसा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, तो कंपनीज को ये पेटेंट इसलिए दिया जाता है ताकि वो इस अरसे में अपने लगाए हुए पैसे रिकवर कर सकें। और अगर ऐसा ना किया जाए तो इन कंपनीज को क्या पड़ी है कि वो इतना टाइम और पैसा लगाकर हमारे लिए नई दवाएं बनाएं। और जेनेरिक मेडिसिन सस्ती इसलिए होती हैं कि उन्हें एक ही वक्त में कई कंपनीज बना रही होती हैं, और जो कंपनीज ये बना रही हैं उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। WHO के मुताबिक ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन इंटरचेंजेबल हैं, सादा लफ्जों में एक ही हैं। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका में इन जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट अमेरिका में 90% प्रेस्क्रिप्शन में जेनेरिक मेडिसिन ही लिखी जाती हैं, और ऐसा करने से अमेरिकी कंज्यूमर्स ने सिर्फ 2017 में $253 बिलियन बचाए और पिछली एक दहाई में $1 ट्रिलियन की बचत की, व्हिच इज अमेजिंग। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि अगर अमेरिका में 90% जेनेरिक मेडिसिन लिखी जा रही हैं, तो हम 90% या शायद इससे भी ज्यादा ब्रांडेड मेडिसिन क्यों लिख रहे हैं? हम जेनेरिक मेडिसिन 15 रुपए में खरीदने के बजाय 100 रुपए वाली ब्रांडेड मेडिसिन खरीद रहे हैं। Why? Well, here is where it gets interesting. हमारे पास बुखार के लिए सबसे ज्यादा जो दवा यूज होती है वो है पेनाडोल। पेनाडोल एक ब्रांडेड मेडिसिन है जो GSK फार्मा ने बनाई है, और इसके अंदर जो कंपाउंड केमिकल या सॉल्ट है वो पैरासीटामोल है। ये एक जेनेरिक मेडिसिन है जिस पर किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता, जस्ट केमिकल कंपाउंड लिखा होता है। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, सेम। लेकिन कीमत में पेनाडोल आपको 5 रुपए की एक मिलेगी, जबकि ये शायद 5 रुपए की 5 मिल जाए, तो हुई ना 80% बचत। अब जब एक अमेरिकी डॉक्टर ने बुखार के लिए कुछ लिखना होता है तो वो बिना टेंशन के पैरासीटामोल लिखता है, जबकि एक पाकिस्तानी या इंडियन डॉक्टर दवा का नाम नहीं लिखता बल्कि उसका ब्रांड पेनाडोल लिखता है। क्यों? अभी बताता हूँ। हम सबको पता है कि आम के सीजन में जो बेस्ट क्वालिटी का आम होता है उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और जो लो क्वालिटी का कचरा माल होता है उसे पाकिस्तान में फरोख्त किया जाता है। एग्जैक्टली यही हमारे पास इन जेनेरिक मेडिसिन के साथ होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाएं इंडिया और चाइना में बनती हैं, और दुनिया की सबसे ज्यादा जाली दवाएं भी इन्हीं दो ममालिक से आती हैं। अब ये जाली दवाएं बिकती कहाँ हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया कि एक अमेरिकी डॉक्टर बिना टेंशन के जेनेरिक मेडिसिन लिख सकता है। अब वो बिना टेंशन के ये काम क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स पर कड़ी नजर रखती है और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जिसकी मिसाल है रैनबैक्सी फार्मा, जो सेल्स के हिसाब से इंडिया की नंबर 1 दवासाज कंपनी है। ये फ्रॉड करते हुए पकड़ी गई और इस पर $500 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया। अभी रिसेंटली मुल्क गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हुई। वजह थी इंडिया में बना जेनेरिक खांसी का शरबत। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां आप इसे देख सकते हैं। WHO इस खांसी के शरबत के बारे में एक ग्लोबल अलर्ट जारी करती है और कहती है कि लेबोरेटरी एनालिसिस ने ये कंफर्म किया है कि खांसी के उस शरबत में डाइइथाइलिन ग्लाइकोल नाम का जहर मौजूद था। गाम्बियन पार्लियामेंट कहती है कि इंडियन कंपनी कसूरवार है, लेकिन जब इन्हीं सैंपल्स को इंडियन गवर्नमेंट की एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो उनमें कोई जहर नहीं पाया गया। बाद में कंप्लेन भी हुई कि हुकूमती ड्रग रेगुलेटर ने 5 करोड़ रुपए लेकर उन सैंपल्स को बदल दिया, लेकिन हु केयर्स। जैसे हमारे पास शराब शहद बन जाती है, उसी तरह इंडिया में जहर अमृत बन जाता है। अगस्त 2023 में इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल मेडिकल कमीशन ने तमाम डॉक्टर्स को हुक्म दिया कि वो प्रेस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन लिखें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पेनलाइज किया जाएगा और उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर्स ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंटरवीन किया और हुकूमत को आईना दिखाते हुए इंडियन जेनेरिक मेडिसिन का सारा पोल खोल दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन लिखने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी क्वालिटी की गैर यकीनी है। हमारे मुल्क में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही कमजोर है। इन दवाओं की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है और ऐसी दवाएं लिखना मरीजों की सेहत के लिए तबाहकुन साबित होगा। IMA ने मजीद कहा कि इंडिया में 0.1% से भी कम दवाओं को क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। मजीद ये कि ऐसा करने से आप सिर्फ चॉइस को शिफ्ट कर रहे हो। अभी इस वक्त ये डॉक्टर की चॉइस है जो असल में मरीज की सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो चाहे वो मेडिसिन लिखे। फिर ये उस बंदे की चॉइस हो
जाएगी जो दुकान में ये मेडिसिन बेच रहा है, कि जो चाहे जैसी चाहे सस्ती लो क्वालिटी दवाएं मरीज को दे दे। और फिर आखिर में IMA ने वो कहा जिसे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं ना, फक्की या एंटी वेनम। IMA ने कहा कि अगर डॉक्टर्स को जेनेरिक मेडिसिन ही लिखनी है तो आपने ब्रांडेड मेडिसिन को लाइसेंस ही क्यों दिया। वैसे और भी बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक ये काफी है। ये आईना देखने के बाद इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना ये ऑर्डर वापस ले लिया। बाकी रहा पाकिस्तान, तो भाई पाकिस्तान की तो क्या ही बात है। आए दिन आप सुनते ही रहते हैं कि फलां गली या मोहल्ले में जाली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। पाकिस्तान में बिकने वाली 40% से भी ज्यादा दवाएं नकली हैं। मुल्क में 4000 दवासाज कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1 लाख से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो दवाएं बनाकर बेच रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। That is it. I think मैंने आपके लिए चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। आगे आपकी मर्जी है कि आप एक डॉक्टर की माने जो इस काम में ट्रेंड है, या फिर उन सस्ती दवाई बेचने वालों की माने जिनके पास बेसिक मेडिकल नॉलेज भी नहीं है। Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.